सेकेंड एरोसोल विंटर स्कूल मंथन 2024 के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह संयोग ही है कि प्रथम एरोसोल विंटर स्कूल के उद्घाटन पर भी मुझे आने का अवसर मिला और उस समय एक IIT कानपुर के प्रोफेसर त्रिपाठी से मेरी भेंट हुई लंबे समय बाद। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था, हमारे कुछ बाद वो उसी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और आज जब दूसरे कार्यक्रम में आया हूँ तो प्रोफेसर डिमरी से लंबे समय बाद मेरी विद्यार्थी जीवन के बाद भेंट हुई है। तो इसके लिए मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय और आयोजकों को बधाई देता हूँ। मैं उन सभी साथियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत एरोसोल विंटर स्कूल की संकल्पना की और इसमें देश भर के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करके वर्तमान की सबसे संवेदनशील चुनौती के समाधान के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान को एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करके कैसे इस दिशा में काम किया जा सके, इसका आयोजन किया। सामान्य रूप से सामान्य आदमी को एरोसोल के साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन पिछले वर्ष के विंटर स्कूल के दौरान और उसके पश्चात क्लीन एयर और इकोलॉजी को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की टीम ने जिस प्रकार लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार किया है वह सराहनीय है। वायुमंडल विज्ञान एवं क्लाइमेट चेंज को भी लेकर पिछले कुछ वर्षों में शोध के द्वारा जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इकोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हेल्थ तीनों को प्रभावित करने वाले इस महत्वपूर्ण विषय में एक केंद्रीकृत तरीके से काम प्रारंभ हो, इस दिशा का प्रयास हुआ है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। 5-6 साल पहले जिस वायु प्रदूषण को हम मात्र पर्यावरण की सबसे बड़ी चुनौती समझते थे, वो आज मुझे लगता है हेल्थ की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हम देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण का प्रभाव एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर पर, वनस्पतियों पर, जीव जंतुओं पर भी काफ़ी हद तक पड़ रहा है। अनेक ग्लोबल थिंक टैंक एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट जारी करके वायु प्रदूषण को साइलेंट किलर भी कहा है। मोटे तौर पर अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक हर साल विश्व भर में कम से कम 70 लाख लोगों की असामयिक मृत्यु वायु प्रदूषण की वजह से हो रही है। हालांकि उससे जुड़े अनेक कारणों पर अभी भी शोध चल रहा है, लेकिन ये सच है कि आज विश्व के अनेक शहर पर्यावरणीय आपदाओं की वजह से घोस्ट टाउन बनते जा रहे हैं। आज पूरे विश्व में 10 ऐसे बड़े शहरों के उदाहरण मौजूद हैं जो कभी जीवंत थे, लेकिन आज वहाँ पर्यावरणीय आपदा की वजह से एक भी इंसान नहीं रहता है। अभी हाल ही में मैं कैलिफोर्निया के सॉल्टन सिटी के बारे में पढ़ रहा था। एक दौर था जब उस शहर में एक वाइब्रेंट कम्युनिटी रहा करती थी, टूरिज्म का बड़ा ज़बरदस्त बोलबाला था, रियल इस्टेट का मार्केट अपने चरम पर था, लेकिन पर्यावरणीय प्रदूषण की वजह से आज वह एक घोस्ट टाउन बन गया है। इंसान और जानवर दोनों उस शहर को छोड़कर जा चुके हैं। आजकल विंटर्स में नेशनल कैपिटल दिल्ली और अन्य शहरों में जो हालात देखने को मिल रहे हैं वह संपूर्ण समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता पैदा करती है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जनवरी 2019 में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक, समयबद्ध और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति बनाने की शुरुआत की। पूरे देश में व्यापक स्तर पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण के अभियान का ये 5वां वर्ष है, जैसे अभी धीरज गुप्ता जी बता रहे थे। और मैं यहाँ उपस्थित सभी स्टेक होल्डर्स, जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अधिकारियों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें अचीवमेंट्स का भी असेसमेंट और रिव्यू करने की ज़रूरत रहती है। PM10 तथा PM2.5 के
कंसंट्रेशन को 20 से 30% कैसे कम किया जा सके, ये लक्ष्य रखे गए थे। उसे हासिल करने में हम कहाँ तक सफल हो पाए हैं, यह भी हमें, मुझे लगता है कि खुद एक बार देखने की ज़रूरत है। और इसमें फिर कुछ कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर भी हमें ही विचार करना होगा। समय समय पर जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए क्लाइमेट चेंज के सभी स्वरूपों पर प्रभावी नियंत्रण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। जम्मू और श्रीनगर, इन दो बड़े शहरों में, अभी धीरज गुप्ता बता रहे थे, वायु प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी शुरुआत की गई है। लेकिन इससे सब कुछ हो जाएगा ऐसा हम भी नहीं मानते हैं, और एक ऐसा अभियान है जो सिर्फ सरकारी कवायद से चल भी नहीं सकता है। एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने, इकोलॉजी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए तथा क्लाइमेट चेंज की अन्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए समाज के हर एक व्यक्ति को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। इस बात को मंत्र की तरह मन में बैठाने की ज़रूरत है कि आम नागरिक, एक्सपर्ट्स, शहरी स्थानीय निकाय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बेहतर समन्वय के द्वारा ही हम एयर क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। यह सच है कि ग्रीन और फॉरेस्ट कवर जम्मू कश्मीर का नेशनल एवरेज से बेहतर है। कई वर्षों से प्रयास भी हो रहा है कि इसको और बढ़ाया जाए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, खास तौर से 16-17 वर्षों में, जिस प्रकार से क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है, उस स्थिति में आज हम पूरे विश्वास से अगले साल के क्लाइमेट का प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि कोविड पैंडेमिक के पश्चात आम नागरिकों में भी इस बात को लेकर पहले से थोड़ी बेहतर जागरूकता आई है, दैट यू कांट टेक नेचर फॉर ग्रांटेड। पिछले वर्ष ब्रिटिश राइटर हेमिस मैकरे की एक किताब आई थी, द वर्ल्ड इन 2050, और उन्होंने लिखा है, एंड आई कोट, क्लाइमेट चेंज इज एट द वेरी सेंटर ऑफ करंट कंसर्न्स. It is a huge, hulking, holistic, interconnected and existential problem. ये प्रशासन के साथ पूरे समाज, एक्सपर्ट्स तथा इंस्टीट्यूशंस के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मैं मानता हूँ इसके प्रभावी मिटिगेशन के लिए विंटर स्कूल जैसी पहल, नॉलेज तथा डेटाबेस का ऑगमेंटेशन, स्थानीय स्तर पर इंस्टीट्यूशंस को सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सभी स्टेक होल्डर्स के ऊपर है। धीरज गुप्ता जी और जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अधिकारी इसमें काम कर रहे हैं। मैं अपेक्षा रखूंगा कि जम्मू कश्मीर में क्रेडिबल डेटा कलेक्शन के अभियान को हमें और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। कई अवसरों पर सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम में जो डेटा फीड करते हैं हम, वह पूरी तरह से कंप्लीट है या नहीं, शीर्ष स्तर पर इसकी जांच ये बड़ी आवश्यक है। इन्वायरमेंट का कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी रुचि रखता हूँ, इसलिए मैंने देखा है कि एक ऐसी एरिया है जहाँ काम करने की ज़रूरत है। राजबाग श्रीनगर मॉनिटरिंग स्टेशन भी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल डेटा कलेक्शन कर सके, यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए। ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव में जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है और पूरे देश में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में हम शामिल हैं। हमारी निरंतर कोशिश होनी चाहिए कि उसकी मॉनिटरिंग, प्लांट्स के सर्वाइवल रेट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें और काम करने की ज़रूरत है। बात समाप्त करने के पहले एक दो बातों का जिक्र करूंगा। 6000 वर्ष पूर्व भारत दुनिया का एकमात्र सभ्य समाज और विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। तब हमारे पूर्वजों ने एक प्रार्थना लिखी थी कि हम प्रकृति की पहचान को बिना नुकसान पहुंचाए, उसके तत्व को बिना अस्त व्यस्त किए उसके साथ एक होकर रहें। लेकिन 6000 साल बाद हमने सहअस्तित्व की इस भावना को कहीं न कहीं भुला दिया
आजकल विकास की दीवारें बनाते हुए हम जाने अनजाने प्रकृति और समाज के बीच दीवारें खड़ी कर दे रहे हैं और फिर एक आर्टिफिशियल पार्क बनाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते हैं। प्रकृति के नुकसान की भरपाई के लिए तकनीकी इंटरवेंशन निरंतर चलते रहना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रभाव के लिए समाज को वापस सह अस्तित्व तथा संतुलित विकास के रास्ते को ही अपनाना होगा। ये सच है कि संतुलित विकास के कारण ही सभ्यताएं समृद्ध होती हैं। मानवता की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी अपना भरण पोषण प्रकृति से ही करती हैं। हालांकि आज प्रकृति को ही पोषण की आवश्यकता पड़ गई है। आज जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड वेदर पैटर्न नजर आता है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रकृति हमें याद दिला रही है कि हमने जो गलतियां की हैं उनसे उचित सबक हम सीखें, और इसलिए विंटर स्कूल एक अवसर भी है कि हम संकल्प ले सकते हैं कि जिस प्रकार स्वच्छ हवा जीवन को कायम रखती है, अब समय आ गया है कि हम स्वच्छ हवा की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में बनाए रखें। मुझे विश्वास है कि इस दिशा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के विंटर स्कूल के प्रयास इंटेंसिव ट्रेनिंग, अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग और अन्य संस्थानों के साथ कोलैबोरेशन स्वच्छ हवा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सभी संगठनों के बेहतर सामंजस्य को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी को सेकेंड ईयर सोल विंटर स्कूल की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। और अभी प्रोफेसर डिमरी ने मुझे बताया कि गुलमर्ग में एक इनका सेंटर है, इन्हें और ज़मीन अगर प्रशासन देता है तो यहाँ शोध के काम को आगे बढ़ाने में इन्हें मदद मिलेगी। निश्चित रूप से अभी धीरज गुप्ता तो यहीं, मैं कागज़ उन्हीं को थमा देता हूँ क्योंकि वहाँ सब फॉरेस्ट की ही एरिया है, और मुख्य सचिव को भी निर्देश दे दिए जाएंगे और जल्द से जल्द आपको ज़मीन मिले, ये इसकी कोशिश की जाएगी। जो हरी नाम का सेंटर बना है, हिमालयन एरोसोल रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर, उसमें मुझे बताया गया है, कुलपति जी ने कहा कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। 1.5 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन का फॉरेस्ट और इकोलॉजी डिपार्टमेंट इसके लिए उपलब्ध कराएगा। ये बात कहते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।